हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका डिफेंस ट्यूटर के इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन नेवी AA और SSR के रिगार्डिंग प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को। यह प्रैक्टिस सेट्स आपका साइंस स्पेशल होगा। इससे पहले एक और भी प्रैक्टिस सेट्स हमने दिया है जो कि आपके मैथ्स से रिलेटेड थे। उसमें हमने आपको मैथ्स के रिगार्डिंग जो आपके पढ़ने हैं चैप्टर्स, जो भी आपके क्वेश्चंस पढ़ने हैं, आपके जितने भी चैप्टर्स पढ़ने हैं उनसे कंबाइंड क्वेश्चंस दिए गए थे। इस वीडियो में आपको साइंस स्पेशल होंगे, यानी साइंस में आपके जितने भी टॉपिक्स हैं, साइंस में जो भी आपके फिजिक्स के टॉपिक्स हैं, जो भी आपके केमिस्ट्री के टॉपिक्स हैं, बायोलॉजी के टॉपिक्स हैं, सभी टॉपिक्स से जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। तो सभी आपको जो आपके प्रैक्टिस सेट्स होंगे वो आपको कंबाइंड प्रैक्टिस सेट्स चलते रहेंगे, कभी मैथ्स कभी आपके साइंस के, और बीच में आपको कभी कभी जीके के भी प्रैक्टिस सेट्स दिए जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो लेक्चर्स की ओर। और किसी प्रकार का डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और सभी वीडियोस के PDF को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए जाएंगे। उस लिंक पर क्लिक करके सभी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर सिंपली आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल पे भी PDF के लिंक प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। टेलीग्राम चैनल के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएंगे, सो जाकर आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको और भी लेटेस्ट अपडेट्स और आपकी एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग जैसे ही ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट्स अरेंज किया जाएगा फ्री में, आपको सभी आपके जो SSR होंगे उसके फ्री में ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट्स अरेंज किए जाएंगे, जो कि आप ऑनलाइन एग्जाम जाकर उसे आप दे सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। और वो आपको एग्जामिनेशन में बिल्कुल हेल्प करेंगे। उस ऑनलाइन मॉक टेस्ट के लिंक भी होंगे, आपको वो भी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, या फिर सभी वीडियोज़ को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो लेक्चर्स की ओर। डाउट हो किसी प्रकार का तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आप पढ़िए। यहाँ पे लिखा जा रहा है कि एयर डैश, हवा डैश होती है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता था कि एयर क्या होती है। तो एयर क्या होता है आपका, एक एलिमेंट है, मिक्सचर है, कंपाउंड है, क्या है। तो एयर क्या है, मिक्सचर है एक वेरियस गैसेस का। तो ऑप्शन में अगर मिक्सचर दिया रहता तो आप मिक्सचर्स को टिक लगाते। क्यों? क्योंकि एयर जो होता है वो क्या होता है, मिक्सचर होता है, अलग अलग गैसेस का, वेरियस गैसेस का मिक्सचर होता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हवा डैश होती है, हवा भार सहित, यानी हवा के पास वेट होता है, वो वैक्यूम में रहती है, या फिर उसके पास वेट नहीं होता है, या फिर नन ऑफ दीज, ठीक है। तो देखिए, आपको बता दें कि हवा जो होता है वो अलग अलग गैसेस का मिक्सचर होता है। अभी तुरंत हमने बोला है। तो अलग अलग गैसेस होते हैं, जैसे उसमें आपके ऑक्सीजन भी होते हैं, आपके कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, आपके सभी होते हैं अलग अलग गैसेस, हाइड्रोजन होते हैं। तो आपके H2 गैसेस भी होते हैं। तो देखिए, वहाँ पे आपके H2 गैसेस में हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन है, कार्बन है आपके, ठीक है। ऑक्सीजन में आपके क्या है, ऑक्सीजन है। O2 में क्या है, आपके O2 गैस में ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो सभी आपके एलिमेंट्स प्रेजेंट है, और सभी एलिमेंट्स का अपना अपना एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास होता है, ठीक है। तो सभी एलिमेंट्स के जो जैसे से अपने अपने एटॉमिक मास होंगे, तो उन सभी एलिमेंट्स से मिलकर बना हुआ कंपाउंड होगा, उसका भी कुछ एटॉमिक मास होगा, ठीक है। सभी एलिमेंट्स से मिलकर बना हुआ जो कंपाउंड होगा उसका भी कुछ तो एटॉमिक मास होगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर उनका एटॉमिक मास होगा तो जो हमारा एयर है वो क्या होगा, उसी एलिमेंट्स के मिला हुआ गैसेस का मिक्सचर है हमारा एयर, तो उसके पास भी क्या होगा, अपना मास जरूर होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि एयर के पास वेट जरूर होगा, जो कि आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी एयर हैज़ वेट, ठीक है। समझ में आ चुका है आपको। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। नंबर 2 में लिखा जा रहा है कि व्हाट इज केमिकल सिंबल ऑफ सोडियम। सिंबल का सोडियम का केमिकल सिंबल कौन सा होगा। देखिए, यहाँ पे आपको थ्योरेटिकल भी पढ़ने हैं और न्यूमेरिकल भी पढ़ने हैं, तो सभी आपको कंबाइन दिए जाएंगे, थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल दोनों। सो आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि सर न्यूमेरिकल नहीं दे रहे हैं या फिर सर थ्योरेटिकल नहीं दे रहे हैं। आप ऐसा कुछ नहीं करना है। वीडियो चलेगा तो कंबाइन लेक्चर चलेगा, जिसमें आपको न्यूमेरिकल थ्योरेटिकल दोनों होंगे, और जैसा आपका रिस्पॉन्स रहेगा उसी अनुसार क्वेश्चंस के अमाउंट को भी बढ़ाया जाएगा, ठीक है। 25 क्वेश्चंस आपके साइंस से होते हैं, और 25 क्वेश्चन मैथमेटिक्स से, और भी अदर सब्जेक्ट से, इंग्लिश से, फिर GK GS से क्या होते हैं आपके 25 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो टोटल 100 क्वेश्चन के आसपास होते हैं। तो जैसा आपका रिस्पॉन्स रहेगा उसके अनुसार आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है कि व्हाट इज केमिकल सिंबल फॉर सोडियम। सोडियम का केमिकल सिंबल क्या होता है। तो सोडियम का केमिकल सिंबल क्या होता है, Na होता है। क्या होता है, Na होता है, और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पे लिखा जा रहा है कि रेड पिगमेंट प्रेजेंट इन रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स इज। जो रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स में जो आपका रेड पिगमेंट प्रेजेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं हेमोग्लोबिन। क्या कहते हैं, हेमोग्लोबिन। ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे लिखा जा रहा है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज डिनोटेड बाई। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम किससे डिनोट करते हैं, या फिर केमिकल फॉर्मूला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, हाइड्रोक्साइड मतलब OH माइनस, हाइड्रोक्साइड का मतलब होता है OH माइनस, और कैल्शियम है तो कैल्शियम पे क्या होता है, +2 चार्ज होता है, ठीक है। तो इसको आप कंबाइन कीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो क्या हो जाता है आपका CaOH का होल ट्वाइस। और यही क्या होता है, फॉर्मूला होता है आपका किसका, ये किसका फॉर्मूला होता है, तो यही आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या हो गया, CaOH का होल ट्वाइस। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। यहाँ पे लिखा जा रहा है कि मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ टोबैको। टोबैको का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है, यानी तंबाकू का मुख्य घटक कौन सा है। तो तंबाकू का जो मुख्य घटक होता है वो होता है आपका
निकोटीन क्या होता है, निकोटीन। ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पे लिखा जा रहा है कि हाउ मेनी एंगस्ट्रम आर देयर इन 1 माइक्रोन। 1 माइक्रोन में कितने एंगस्ट्रम होते हैं। ठीक है, तो देखिए 1 माइक्रोन और अब बात करें हम 1 एंगस्ट्रम का, तो 1 माइक्रोन में क्या होता है 10⁻⁻4 होता है। 1 एंगस्ट्रम में क्या होता है, ये 10⁻⁻4 मीटर भी आप समझ सकते हैं, और 1 एंगस्ट्रम में क्या होता है 10⁻10 होता है। ठीक है, हम यहाँ से क्या करेंगे, कट करेंगे, तो ये आपका हो जाता है 1/10⁻6। क्या होता है 1/10⁻6। ठीक है, सॉरी हमने गलती लिख दिया यहाँ पे कि 1 माइक्रोन है ना, तो 1 माइक्रोन में क्या होता है 10⁻6 होता है। ठीक है, 1 माइक्रोन में 10⁻6 होता है, और यहाँ पे क्या उसको म्यू भी कहते हैं हम। ठीक है, और नीचे 1 एंगस्ट्रम में 10⁻10 होता है, और यहाँ से कट करेंगे तो 10⁻4 आ जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10⁻4 को आप 10⁻4 भी लिख सकते हैं। 1/10⁻4 को आप 10⁻4 भी लिख सकते हैं। तो 1 माइक्रोन इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 10⁻4 एंगस्ट्रम। आपसे कोई आप पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी एंगस्ट्रम आर देयर इन 1 माइक्रोन, तो 1 माइक्रोन में कितना एंगस्ट्रम हो गया, 1 माइक्रोन में 10⁻4 एंगस्ट्रम हो गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 1 माइक्रोन में कितना 10⁻4 एंगस्ट्रम हो गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ पे क्या लिखा जा रहा है कि अ बॉडी इज कंस्ट्रेंट टू मूव इन वाई एक्सिस। ये फिजिक्स का क्वेश्चन है आपके। ठीक है, तो एक बॉडी है जो कि क्या है वाई एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है इन वाई एक्सिस डायरेक्शन ऑफ इट्स सब्जेक्टेड टू अ फोर्स बाई 2। देखिए यहाँ पे कुछ छूट गया है, 2i कैप होना चाहिए प्लस में 10j कैप प्लस में 5k कैप। अब ठीक है, अब ये सही हो गया। एक बॉडी है जो कि क्या हो रहा है आपका मूव कर रहा है वाई डायरेक्शन में एक कांस्टेंट फोर्स किससे, एक फोर्स जो लगाया जा रहा है 2i कैप प्लस 10j कैप प्लस 5k कैप। इसी फोर्स के कारण वो क्या हो रहा है, बॉडी वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और कितना डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, वो 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। ठीक है, तो आपका मान लीजिए यही वाई डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रहा होगा। ठीक है, और कितना डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, तो आपका 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। फोर्स इस बॉडी पे कितना लगाया जा रहा है, तो फोर्स इस बॉडी पे लगाया जा रहा है वेक्टर फॉर्म में है, वो कितना आपका 2i कैप प्लस 10j कैप प्लस 5k कैप। ठीक है, ये क्या हो रहा है, इतना उस पर फोर्स लगाया जा रहा है। तो आपको वर्क डन पूछा जा रहा है कि वर्क डन कितना होगा, तो आपने पढ़ा है वर्क डन का वैल्यू होता है F.ds। क्या होता है F.ds। ठीक है, यानी फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, फोर्स वेक्टर कितना है, तो फोर्स का आपका है 2i प्लस 10j प्लस क्या है 5k नहीं है शायद 15 है। ठीक है, 5k है। ये क्या आपका, ये आपका है फोर्स इनटू में डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे, डॉट है यहाँ पे। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो डिस्प्लेसमेंट सिर्फ वाई डायरेक्शन के अलॉन्ग है और किसी डायरेक्शन के अलॉन्ग नहीं है, तो हम लिख सकते हैं 0i कैप प्लस 10j कैप प्लस आपका 0k कैप। ऐसा क्यों लिखा हमने, क्योंकि सिर्फ वाई डायरेक्शन के अलॉन्ग है, तो सिर्फ हमारा क्या होगा वाई का वैल्यू यहाँ पे लिखा जाएगा 10j कैप, बाद बाकी सभी 0 हो जाएंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अब इनका प्रोडक्ट निकालेंगे। तो आपको निकालने आता होगा क्या, आपको डॉट प्रोडक्ट निकालने आता है। डॉट प्रोडक्ट निकालने क्या करते हैं, आई वाले को आई से, जे वाले को जे को, के वाले को के क्या करते हैं, इन सभी से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। सिर्फ आई को आई से मल्टीप्लाई करेंगे, जे को जे से मल्टीप्लाई करेंगे, के को के से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 2i इंटू 0i करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे हम, एक सेकेंड, फिर 10j प्लस 10j करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 100j², और उसका वैल्यू कितना आएगा, j² का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा आपका प्लस में 5k 0k तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 100 प्लस 0 कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। ठीक है, तो इतना क्या हो जाएगा आपका जूल, क्या हो जाएगा इतना जूल का वो वर्क करेगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सिंपल सा बात है, आपको इतना लिखने की जरूरत भी नहीं था। आप देख सकते हैं कि सिर्फ डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका वाई डायरेक्शन के लॉन्ग है, तो वाई डायरेक्शन के फोर्स देख लीजिएगा, तो वाई डायरेक्शन में फोर्स 10 जूल का फोर्स लग रहा है। ठीक है, सॉरी 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, यानी 10j कैप, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है 10 मीटर का हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप वर्क डन क्या लिख सकते हैं आप इसको, तो यहाँ पे आप इसके वर्क डन को क्या लिख सकते हैं, तो वर्क डन सिंपली 10 × 10। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है 8th नंबर। इसमें क्या लिखा जा रहा है पढ़िएगा। यहाँ पे लिखा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशन लेस, इनमें से कौन विमाहीन है, इनमें से किसके पास डायमेंशन नहीं है। ठीक है, तो देख लेते हैं किनके पास डायमेंशन नहीं है। तो देखिए स्पेसिफिक रेसिस्टेंस के पास डायमेंशन होता है। ठीक है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस के पास डायमेंशन होता है, आपने पढ़ा होगा R = ρ L/A। ठीक है, ये क्या होता है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस होता है। ठीक है, तो इसका डायमेंशन क्या होता है ρ = RA/L। ठीक है, तो ये आपका डायमेंशन क्या होता है आपका ओम इंटू मीटर हो जाता है। ठीक है, तो चलिए ये सभी बातें तो हो गई। यहाँ पे सिंपल सा बात है कि स्पेसिफिक रेसिस्टेंस का डायरेक्शन होता है। ठीक है, स्पेसिफिक लेटेंट हीट इसका भी डायमेंशन होता है, और आपका क्या है आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इसका भी डायमेंशन होता है। देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है इसका डायमेंशन नहीं होता है। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी होता क्या है, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी होता क्या है, तो उसको देखिएगा यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है,
स्पेसिफिक ग्रेविटी, वो क्या होता है आपका? स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम डिफाइन करते हैं कि डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। किसी भी सब्सटेंस के डेंसिटी को अगर भाग करते हैं डेंसिटी ऑफ वाटर से तो क्या मिलेगा हमें? उस सब्सटेंस का स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऊपर भी क्या हमारा डेंसिटी है, नीचे भी क्या है डेंसिटी है, तो दोनों डेंसिटी के यूनिट कर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा? यूनिट लेस हो जाएगा। सो इसका आंसर इसके पास डायमेंशन भी नहीं होंगे। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या आपका यूनिट लेस, और कह सकते हैं आप इसको डायमेंशन लेस। ठीक है, आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है। यहाँ पे क्या लिखा जा रहा है इसे पढ़िएगा। लिखा जा रहा है कि ये भी फिजिक्स का ही क्वेश्चन है। यहाँ पे है कि ए मैन इज गोइंग इन हॉरिजॉन्टल रोड, एक आदमी है जो कि हॉरिजॉन्टल रोड पे जा रहा है विद स्पीड ऑफ 10 रूट अंडर, यहाँ पे देख लीजिएगा 10 रूट अंडर 3 है, छूट जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो 10 रूट अंडर 3 किलोमीटर पर आवर, वेयर एज इट इज़ रेनिंग वर्टिकली डाउनवर्ड विथ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, जबकि रेन जो है, वर्षा जो हो रही है वो आपका वर्टिकली डाउनवर्ड हो रही है 10 किलोमीटर प्रति आवर के रफ्तार से, प्रति सेकेंड नहीं, प्रति आवर के रफ्तार से। तो इन विच डायरेक्शन द मैन शुड अनफोल्ड हिज एम्ब्रेला टू अवॉइड रेन, तो वो आदमी जो है वो कौन से डायरेक्शन में अपने छाता को रखेगा ताकि वो वर्षा से बच जाए। ठीक है, आपसे कहा जा रहा है कि एक आदमी जो है हॉरिजॉन्टल रोड पे चल रहा है 10 रूट 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और जो बारिश हो रही है वो आपका 10 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से बारिश सीधे वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे हो रही है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो आदमी है वो आदमी मैन जो है वो कितने एंगल पर अपने एम्ब्रेला को, यानी कितने एंगल पर अपने छाता को रखेगा ताकि क्या होगा, वर्षा से वो बच पाए। ठीक है, यानी वो वर्षा से भीगे नहीं। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे हम? तो आपको यहाँ पे सिंपल सा एक ही कंसेप्ट होना चाहिए कि जो व्यक्ति है, जो मनुष्य है, वो चल रहा है और वर्षा भी क्या हो रही है, उसका वर्षा भी बरस रही है ऊपर से नीचे। ठीक है, तो उसको कुछ अलग डायरेक्शन में दिखेगा वर्षा का आते हुए। ठीक है, उस व्यक्ति को कुछ अलग डायरेक्शन में वर्षा आते हुए यानी रेन आते हुए दिखेगा। ठीक है, तो वो व्यक्ति अगर उसी डायरेक्शन में अपने छाता को अगर लगा दे तो सिंपल सी बात है कि वो बारिश से बच जाएगा। ठीक है, यानी मनुष्य जो है वो अपने छाता को उसी दिशा में लगा दे जिस दिशा में क्या हो, पानी उसे बहता हुआ दिख रहा हो, यानी पानी बरसता हुआ उसे दिख रहा हो। ठीक है, तो क्या निकल जाएगा, उसको निकल जाएगा, उसका क्या हो जाएगा, उसका वो वर्षा से बच जाएगा। ठीक है, तो और जिस एंगल में यानी जिस डायरेक्शन में वो अपने छाता को लगाएगा तो वो कितने एंगल से लगाएगा आपसे वो एंगल पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले कि मानते हैं कि ये क्या है आपका वेलोसिटी ऑफ मैन है। ठीक है, मैन का वेलोसिटी vm लिख देते हैं। ठीक है, वर्षा क्या हो रही है, इस तरीके से आ रही है परपेंडिकुलर, कितना हो रहा है, वेलोसिटी ऑफ रेन। ठीक है, ये वेलोसिटी ऑफ मैन है, ये वेलोसिटी ऑफ रेन है। और हम मानते हैं क्या कि इस आदमी को, जब वो आदमी ऐसे चल रहा होगा, ठीक है, जब आदमी ऐसे चल रहा होगा इधर की तरफ, ठीक है, तो जब इधर की तरफ वो चल रहा होगा तो उसको वर्षा ना इस तरीके से आते हुए दिख रही होगी, इस तरीके से आते हुए दिख रही है कुछ एंगल पर। और ये एंगल कितना होगा आपका, ये एंगल थीटा होगा। मानते हैं कि वो एंगल कितना है, थीटा है, उस थीटा डिग्री पे दिख रहा होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि उस आदमी को जो वर्षा होगी, यानी कह सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, यानी रेन का वेलोसिटी मैन के रिस्पेक्ट में क्या होगा, तो यही आपका वेलोसिटी है में रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन हो जाएगा। यानी रेन का वेलोसिटी मैन के रिस्पेक्ट में कुछ अदर दिख रहा होगा। और आप उसको कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो वेक्टर फॉर्म में उसको फाइंड कर सकते हैं इस दोनों डंटे को ज्वाइन करके। ठीक है, यानी यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ रेन हो गया, ये वेलोसिटी ऑफ मैन हो गया, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। ठीक है, इसी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन से उस व्यक्ति को वर्षा आते हुए दिख रहा होगा। ठीक है, और ये जो एंगल होगा और ये जो एंगल होगा वो क्या होगा, दोनों सेम होगा। यानी ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये अगर थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, थीटा हो जाएगा। ये थीटा तो ये भी थीटा। ठीक है, तो अब देखिए हमें इसी थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। फिर से समझिएगा, वो आदमी क्या हो रहा है, स्ट्रेट रोड पे चल रहा है हॉरिजॉन्टल, आपको वर्टिकली रेन आता हुआ दिख रहा होगा। ठीक है, उसको वर्टिकली रेन गिर रहा है, वर्षा हो रही है, और वो अगर चल रहा है तो उसको क्या होगा, रिलेटिव वेलोसिटी दिखेगा। अब स्वाभाविक सी बात है कि जब दोनों चल रहे होंगे तो उसे रिलेटिव वेलोसिटी दिखेगा, तो वो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, यही क्या होगा, रिलेटिव वेलोसिटी होगा। ठीक है, और उसे वर्षा इस तरीके से इस एंगल पे आते हुए दिख रही है उसको। ठीक है, थीटा डिग्री पे इसको वर्षा आते हुए दिख रही है, तो इसी थीटा का वैल्यू आपको फाइंड करना है कि वो अगर मान लेते हैं कि जब थीटा डिग्री पे उसको वर्षा आते हुए दिख रही है, अगर उसी थीटा पे वो अपने छाता को रख देगा तो उस वर्षा से बच जाएगा। ठीक है, तो यही थीटा को हम फाइंड कर लेंगे। देखिए कैसे फाइंड करते हैं, तो यहाँ पे थीटा को फाइंड करेंगे कैसे, तो
वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या होता है आपका, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन होता है। ये सिंपल सा बात है, इसको आप याद रखिएगा, ये आपको काम आएगा। रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट है। यहाँ पे आपको अगर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन पूछता तो आप क्या निकालते हैं, वेलोसिटी ऑफ रेन में से वेलोसिटी ऑफ मैन को घटा देते, तो आपको वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन निकल जाता। हो सकता है कभी क्वेश्चन में ये भी पूछ दिया जाए, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, हम tan थीटा लगाएंगे, इस पूरे वैल्यू में tan थीटा लगाएंगे। ठीक है, ये ट्रायंगल हो गया हमारा एक, इसमें tan थीटा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, tan थीटा का वैल्यू हो जाएगा Vm अपॉन VR, वेलोसिटी ऑफ रेन, वेलोसिटी ऑफ मैन अपॉन वेलोसिटी ऑफ रेन। वेलोसिटी ऑफ मैन कितना है 10√3, वेलोसिटी ऑफ रेन कितना है 10 है, 10 से 10 कर जाएगा, वैल्यू कितना आ जाएगा √3। ठीक है, तो tan थीटा का वैल्यू कितना आ गया, √3 हो गया, तो थीटा का वैल्यू कितना हो गया आपका, थीटा का वैल्यू आपका हो गया 60 डिग्री। क्या हो गया 60 डिग्री। आंसर मैच करेंगे, ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री आपका मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, ए इज़ द करेक्ट आंसर, यानी 60 डिग्री कहाँ से, वर्टिकल से, ये क्या है वर्टिकल है। और आपसे क्वेश्चन पूछता तो ये कितना हो जाता है आपका 60 हो गया, तो ये कितना हो गया आपका 30 हो गया। ठीक है, एक सेकंड रुक जाइएगा, ये कितना हो गया आपका 30 डिग्री हो गया। ये 30 डिग्री कहाँ से, तो 30 डिग्री आपका हॉरिजॉन्टल से, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल का, सो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, सिर्फ 60 डिग्री वर्टिकल को लगाएंगे। यदि ऑप्शन में आपका 30 डिग्री दिया रहता तो 30 डिग्री हम चेक करते हैं कि 30 डिग्री कहाँ से है, तो 30 डिग्री हमारा हॉरिजॉन्टल से है, ना कि वर्टिकल से। वर्टिकल से कितना है 60 डिग्री है, यही वर्टिकल है ना, तो इस वर्टिकल से कितना है 60 डिग्री है, और ये आपका क्या है हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल से कितना है 30 डिग्री है। समझ रहे हैं, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाते हैं। सिंपल सा यहाँ पे यही लॉजिक होता है कि वर्षा उस व्यक्ति को जिस एंगल से आते हुए दिख रही है, उसी एंगल पर वो अपने छाता को रख देगा, तो बस वो वर्षा से क्या हो जाएगा, बच जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। ऐसे क्वेश्चन और भी आपको आगे दिए जाएंगे, सो आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन दे दिए जाते हैं नेवी में एग्जामिनेशन में, जब SSR का जो एग्जामिनेशन होता है उसमें थोड़ा सा क्वेश्चन वहाँ पे भी ठीक ठाक आते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा टफ आता है, लेकिन ठीक आता है। आपके कोस्ट गार्ड से थोड़ा सा ईजी लेवल के आते हैं, लेकिन ठीक आता है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़िएगा। लिखा जा रहा है कि एंगुलर मोमेंटम हैज़ स्पीड हैज़ सेम डायमेंशन एज, एंगुलर मोमेंटम का इनमें से किसके बराबर डायमेंशन है। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं किसके बराबर डायमेंशन है। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है आपका वर्क, क्या होता है वर्क होता है आपका जूल। ठीक है, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है आपका, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है आपका जी होता है। ठीक है, जी m1 m2 अपॉन r², वहाँ से जी जो निकलता है कैसे निकलता है, f इंटू r² अपॉन m1 इंटू m2। तो ये तो एंगुलर मोमेंटम के डायमेंशन के बराबर हो नहीं सकता। देखिए, जिसके यूनिट बराबर हो जाएंगे उसके डायमेंशन भी बराबर हो जाएंगे, सिंपल सा बात है। तो एंगुलर मोमेंटम जिसको कि हम L से लिखते हैं, और वो क्या होता है आपका mvr होता है। ठीक है, mvr होता है। ठीक है, रेडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है, रेडबर्ग कांस्टेंट के भी क्या होते हैं डायमेंशन अलग होते हैं। प्लैंक कांस्टेंट क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट जिससे कि हम क्या लिखते हैं h से लिखते हैं, और ये क्या होता है आपका प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है बताइए तो। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा कि जो h होता है उसे प्लैंक कांस्टेंट करते हैं, और आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला कि E इक्वल टू क्या होता है h इंटू क्या होता है h इंटू न्यू। तो यहाँ से h का वैल्यू क्या निकल सकते हैं E अपॉन न्यू। ठीक है, E क्या है एनर्जी है, तो एनर्जी का क्या हो जाएगा आपका, जैसे इसका यूनिट हम देख लेते हैं, तो इसका यूनिट क्या हो जाता है, जो एंगुलर मोमेंटम है उसका यूनिट क्या हो जाता है उससे देखिएगा, तो वो हो जाता है आपका मास है तो kg, और वेलोसिटी है मीटर पर सेकेंड, इंटू में क्या है मीटर, तो ये क्या हो जाएगा आपका kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, ये क्या हो जाएगा एल का यूनिट हो जाएगा। अगर आपके प्लैंक कांस्टेंट का यूनिट अगर एल के यूनिट के बराबर हो जाए तो हम कह सकते हैं कि उसके डायमेंशन भी बराबर हो जाएंगे। तो देखिए कैसे, एनर्जी है, एनर्जी का यूनिट क्या होता है, एनर्जी का यूनिट होता है आपका kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू में सेकेंड, सॉरी इंटू में मीटर। ठीक है, एनर्जी इज अ फॉर्म क्या है, वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, वर्क का यूनिट क्या होता है जूल होता है, और उससे कैसे लिखते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का क्या होता है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है मीटर होता है, तो वही हमने यहाँ पे लिखा। ये क्या है आपका फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का क्या होता है टाइम पीरियड, 1 अपॉन टाइम पीरियड, यानी सेकेंड पे पावर क्या होता है आपका -1 हो जाएगा। ठीक है, सेकंड पे पावर -1 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका kg, ये हो गया मीटर स्क्वायर, और ये सेकंड पे पावर -1 ऊपर चला गया, और नीचे क्या हो गया सेकंड का स्क्वायर हो गया, एक सेकंड से एक सेकंड कट गया, वैल्यू हो गया आपका kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो आप देख सकते हैं, यानी प्लैंक कांस्टेंट का जो यूनिट है kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड है, और L यानी एंगुलर मोमेंटम का यूनिट क्या है kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड है, यानी दोनों के यूनिट सेम है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों के डायमेंशन भी क्या होंगे आपके सेम ही होंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी प्लैंक कांस्टेंट के जो डायमेंशन होंगे वही आपके एंगुलर मोमेंटम के भी डायमेंशन हो जाएंगे। ठीक है, तो शायद आपको ये सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे, किसी भी क्वेश्चन में डाउट नहीं होगा। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट रहता है तो आप भेज दीजिए कमेंट बॉक्स में, पूछिएगा, आपको सारे कमेंट्स का जवाब जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चंस आपके अच्छे थे, इस तरह के क्वेश्चन दिए जाते हैं। सेम जो कंसेप्ट हमने सिखाया है उस कंसेप्ट को सीख लीजिए। अब देखिए, पूरा कंसेप्ट सिखाना यहाँ पे पॉसिबल तो है नहीं, लेकिन जो हमने आपको तरीका जैसे सिखाया है उस तरीकों को याद रखिए, आपको बिल्कुल क्वेश्चन सभी क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, क्योंकि इससे ज़्यादा टफ आपको क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, आप याद रखिएगा कि ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। ठीक है, और हम समय के साथ साथ लेवल भी बढ़ाते रहते हैं, जैसे कि आपको पता है, सो परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय बाय।